हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी का रिवीजन। अब आप मुझे कहोगे कि प्रतीक नायक सर, स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी को रिवाइज करने की क्या आवश्यकता है? तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 3-4 साल के पेपर देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर से बॉक्सेस पूछे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैप्स पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के थ्रू कैसे रिवाइज किया जा सकता है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से कैसे कैसे पर्सनालिटीज को पूछा जा सकता है, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वी आर डिस्कसिंग द पर्सनालिटीज, वी आर डिस्कसिंग द मैप्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री। खास करके आप देखोगे तो 8वीं कक्षा के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैसे हुए थे सर। ओके, तो मूलतः से एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे लाल, पीले, हरे, पर्पल कलर के बॉक्सेस आपको मिलेंगे। ये बॉक्सेस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो कहने की बात यह है कि इनमें से फैक्चुअल नेचर के ऊपर जो प्रीलिम्स के अंदर रिवीजन कैसे किया जा सकता है, तो एक फासम फास वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। फासम फास इसके लिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव या डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, बट विल मेक श्योर कि भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है विषय वस्तु के साथ, जो सब्जेक्ट की नीड है वो आपकी फुलफिल हो पाए सर। ओके, तो मोस्ट वेलकम आप सभी को इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इनफैक्ट आप में से जो लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर पब्लिश कर दिया है। और आप में से जो भी विद्यार्थी स्टैंडर्ड या मैं कहूँगा कि 2024 के लिए अपीयर कर रहा है, वो ज़रूर से हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर भी जुड़िए। वहाँ लाइव क्लासेस में कंडक्ट कराता हूँ और बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव क्लासेस आपको करवाऊंगा सर। ठीक है, तो ये तो आज का क्लास है जहाँ हम लोग स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज किया जा सकता है इन अ फास्ट फॉरवर्ड अप्रोच, उसकी भी चर्चा करेंगे। बाकी आप हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अभी वी हैव गॉट दी न्यू बैचेस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपको काफी डिस्काउंट है। इनफैक्ट वी हैव गॉट सम 50% डिस्काउंट ऑफर गोइंग ऑन, है ना। तो ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एज ऑफ नाउ, 50% ऑफर अभी चल रही है। आप ये कोड को यूज करिए PN लाइव, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखा, इट विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आज के दिन मतलब 13 तारीख को, आज का आखिर का दिन है जहां आपको ये 50% ऑफर भी मिल रही है सर। ओके, तो आप हमारी बैचेस में जुड़िए। 11 तारीख से वी हैव गॉट सम फंटास्टिक बैच स्टार्टेड। दिस इंक्लूड्स द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। आप इन सब के साथ लाइव क्लासेस के एक्सेस कर सकते हैं। हमने स्पेशल क्लास की सीरीज शुरू की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वो क्लासेस को अटेंड करिए। ऑफलाइन के अंदर अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप तैयारी कर सकते हो। यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव, क्योंकि ऑफलाइन की सब्सक्रिप्शन में आपको ऑनलाइन का कवरेज मिल जाएगा। सो इफ यू टेक एन ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन, एक टीचर के रूप में मैं आपको ऑनलाइन हिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा ही, बाकी ऑफलाइन की टीम भी हमारी बहुत ही फंटास्टिक है। आप उनके साथ भी सेशन अटेंड करिए। और बाकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर से ये नंबर के ऊपर कॉल करिएगा, 858585858585 5 टाइम्स 85। हमारी टीम आपको जरूर से हेल्प कर देगी। चलिए आगे चलते हैं और हमारे आज के सेशन के ऊपर चलते हैं सर। ओके, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप बुक को ओपन कर दीजिएगा। प्लीज ओपन अप द बुक एनसीईआरटी को, और ओपन करके खाली देख लीजिए कि 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी के अंदर कहाँ कहाँ से बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे अलग अलग बॉक्स है। ओके, ये बॉक्सेस के ऊपर से सवाल बहुत आते हैं, है ना। लाल, पीले, हरे कलर के, पर्पल कलर के बॉक्सेस आपको मिलेंगे और उसके थ्रू आपको आंसर करना होता है। कभी कभी बहुत बार मैंने कैंडिडेट्स को देखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं, पर तो भी लैक ऑफ रिवीजन और लैक ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम सर। ओके, अब इसी कंटिन्यूएशन में लेट्स सी द फर्स्ट मैप ऑफ द डे, या हमारा फर्स्ट बॉक्स ऑफ द डे सर। ठीक है ना, समझे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है सर? ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 2 पार्ट के अंदर होती है, आपको भी पता है सर। ठीक है ना, समझे। तो वी कैन से द मॉडर्न हिस्ट्री इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ 2 पार्ट्स। ओके ना, समझे। वन इज द एंट्री ऑफ यूरोपियंस, राइट और रॉन्ग सर, है ना। और जब एंट्री ऑफ यूरोपियंस होता है तो एंट्री ऑफ यूरोपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद डच आए, डच के बाद इंग्लिश है, और कैसे फ्रेंच आते हैं सर। ठीक है, और इसमें आखिर के अंदर हमें ये भी देखना है कि कैसे इंग्लिश ने आके इन सब के ऊपर अपनी जीत हासिल कर दी। तो एनसीईआरटी में कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कैसे ब्रिटिश कंक्वेस्ट इंडिया के ऊपर हुआ सर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, दैट इज नोन एज द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, कि कैसे पॉलिटिकल कंक्वेस्ट हुआ, कैसे सोशल कंक्वेस्ट हुआ, कैसे इकोनॉमिक कंक्वेस्ट हुआ सर। ठीक है ना, समझे। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि कैसे इंडिया का रिएक्शन आया। इंडिया का रिएक्शन 1857 के रिवॉल्ट के रूप में या और कोई रिवॉल्ट के आधारित कैसे आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे आज के क्लास के अंदर सर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई।
और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर कौन से लीडर्स निकल के आते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है सर। ओके, तो आज का हमारा सेशन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है सर। ओके, आवर सेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट द एंट्री ऑफ यूरोपियंस, जहां हम लोग थोड़ा ये देख लेंगे। फिर ब्रिटिश कन्क्वेस्ट की बात कर देंगे कि कैसे ब्रिटिश का कन्क्वेस्ट भारत के ऊपर हुआ, किस तरह से वो उन्होंने अधिपत्य जमाया है, 57 की रिवॉल्ट की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई घटना मैप्स और बॉक्सेस के थ्रू सर, है ना, समझे। तो फटाफट रिवाइज करते हैं और एक एक करके आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैप एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है एंट्री ऑफ यूरोपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ब्रिटिश और पोर्चुगीज इंडिया की तरफ आए। अब आप देखिए कि सबसे पहले कौन आया होता है, द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन टू एंटर इंडिया, राइट सर। ओके, तो हमें इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे। पोर्चुगीज ही इनफैक्ट केप ऑफ गुड होप के अंदर आ चुके थे सर, है ना। तो कौन आया था, बार्थेलोम्यू डियास, नाम याद रखेगा कौन था, बार्थेलोम्यू डियास सर, ठीक है ना, समझे। बार्थेलोम्यू डियास बिकेम द फर्स्ट पोर्चुगीज एक्सप्लोरर टू रीच केप ऑफ गुड होप सर। ओके, वो 1487 में आ चुका था और उसके बाद वास्को डी गामा आया और वास्को ने आके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से 1498 में कैलिकट की तरफ अपनी एंट्री ली थी सर, है ना, समझे। तो ही केम टू कैलिकट फर्स्ट ऑफ ऑल और उसको फॉलो करते हुए ग्रेजुअली द ब्रिटिश ऑल्सो केम सर, है ना, समझे। तो हमें पहली कहानी तो ये पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। अब इसमें इंटरेस्टिंग कहानी आपको एक आइलैंड की देखने को मिलती है यहाँ पे, उसका नाम है सेंट हेलेना। अब आप मुझे पूछोगे कि ये सर सेंट हेलेना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो नहीं है पर वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, क्योंकि ये वो आइलैंड है जहां नेपोलियन को भेज दिया गया था आफ्टर डिफीटिंग हिम एट द बैटल ऑफ वाटरलू सर, है ना। तो 1815 के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो नेपोलियन जो फ्रांस का राजा हुआ करता था, फ्रांस का लीडर हुआ करता था, उसको ब्रिटिश और बाकी सारी ताकतों ने हरा दिया था। सो वंस नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, ही वाज सेंट टू दिस आइलैंड इन द पैसिफिक अटलांटिक के मिक्स वाला सर, ठीक है ना, समझो, मतलब अटलांटिक के साउदर्न वाला, जिसे सेंट हेलेना के रूप में पहचानते हैं। अब इंपॉर्टेंट कहानी क्या है सर, है ना, समझे। हमें इसके अंदर से कहानी ये पता होनी चाहिए कि यूरोपियंस ने कहाँ कहाँ व्यापार किया था। तो ये लोग कलकत्ता से व्यापार करते थे, कैंटोन के थ्रू व्यापार करते थे। कैंटोन का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई यहाँ चाइना के अंदर सिंगल पॉइंट एंट्री सिस्टम हुआ करती थी और यही पोर्ट को खोलने के लिए और चाइना की इकोनॉमी को ओपन करने के लिए अंग्रेजों ने ओपियम वॉर्स खेली थी सर, है ना। खेली थी मतलब उन्होंने ओपियम वॉर की थी जिसमें युद्ध किया गया था और चाइनीज इकोनॉमी को ओपन किया गया था, है ना। 1840 में पहली हुई 1836 से लेके 39 से 40 के बीच में और दूसरी 1856 से लेके 60 के बीच में होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद ये ओपियम वॉर्स खेली जाएगी सर, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। केप ऑफ गुड होप या केप टाउन कहते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस सर। ओके, अब ये जितने भी यूरोपियंस आते थे वो किस ऑब्जेक्टिव से आते थे सर, है ना, समझे। तो याद रखना कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन नेशंस कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, वो चाहे पोर्चुगीज हो, वो चाहे डच हो, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, that was with one objective that is known as the establishment of mercantile economy और mercantilism सर, है ना। क्या है mercantilism सर, ठीक है। तो ये mercantilism क्या है, ये आपको डेफिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड, बाइंग चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस इज कॉल्ड एज द मर्केंटाइल एंटरप्राइजेस। ओके, यही सिस्टम ब्रिटिश ने भारत में अपनाई जब उन्होंने राजकीय रूप से सत्ता हासिल की। तो भारत में से सस्ते में खरीदना और इंग्लैंड के बाजारों में, यूरोप के बाजारों में महंगे में बेचना, यही चीज पोर्चुगीज भी करते थे। वास्को डी गामा ने 60 टाइम्स प्रॉफिट इसके कारण कमाया था सर। ओके, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए मैप देख के ही कि भाई पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि देखिए कि यूपीएससी आपको है ना बैकवर्ड लिंकेजेस से बहुत सवाल पूछ रहा है आजकल सर। ओके, और ये बैकवर्ड लिंकेजेस ऐसी बैकवर्ड लिंकेजेस है जो सीधे सीधे तौर के ऊपर हमें किताबों में नहीं मिलती है, पर हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। खास करके एनसीईआरटी जैसी बुक्स में थोड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पर आपको उसका जुडिशियस यूज आना चाहिए, है ना। तो यू बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ आईएएस, आई एक्सपेक्ट कि भाई तुम्हें इसका जुडिशियस यूज आना चाहिए अच्छी तरह से, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली तो कहानी ये है सर। ओके, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं एंट्री ऑफ यूरोपियंस के बाद। जो सेकंड मैप है वो है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को लेके सर। ओके, अब आपने 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया की के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैंने आपको पिछले एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस भी किया था कि व्हाट वाज द 18th सेंचुरी इंडिया ऑल अबाउट सर, है ना। तो ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है 18th सेंचुरी इंडिया, जहां 1797 में, शायद तक आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे सर, है ना, 1797 के अंदर ब्रिटिश ने कौन से एरियाज को जीत लिया था सर। ओके, so from 1797 they had won over Calcutta to Banaras and all these things was under the British occupancy. In fact they were directly or indirectly controlling Delhi as well sir. Okay, 1797 की तो खासियत ये भी है दोस्तों कि ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कलकत्ता, बनारस और इंक्लूडिंग दिल्ली जैसे विस्तार को भी कब्जे करके बैठी थी। अब ये कैसे करके बैठे थे सर? ओके, तो दैट वाज व्हाई द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की गई है सर, ठीक है। और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करने के बाद वी विल फाइंड कि दे विल बी डिफीटिंग
द मुगल किंग एट द बैटल ऑफ बक्सर, तो शाह आलम टू को और साथों साथ हमें देखने को मिलता है कि अवध के नवाब को, शुजा-उद-दौला को, मीर कासिम, इन सबको डिफीट करके ऑलमोस्ट ईस्टर्न इंडिया इन्होंने हाथ में ले लिया था सर, ठीक है ना समझे। तो ये कहानी है 1797 में। इनफैक्ट उड़ीसा के भी कुछ रीजन कंपनी के हाथ में आपको मिल जाएंगे सर, ओके। 1797 में मैसूर पूरी तरह से हाथ में नहीं आया था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सर, ठीक है, क्योंकि 1799 में मैसूर को इन्होंने डिफीट किया। तो इस तरह से अभी भी अंग्रेजों के हाथ में पूरा कब्जा नहीं था सर, ओके। बट जैसे ही 1840s का एक मैप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है इन द एनसीईआरटी ओनली, द मैप ऑफ 1840s, वी विल फाइंड कि देयर इज अ फंडामेंटल चेंज, बहुत सारी चीजें बदल गई है सर, ओके। बॉम्बे वाला विस्तार इनके हाथ में आ चुका है, मद्रास वाला विस्तार इनके हाथ में आ चुका है, कलकत्ता, बनारस और दिल्ली तक की एक पूरी आप देखोगे हाईवे एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये कैसे हो गया, तो दिस वाज व्हाई द इंपीरियलिज्म, है ना, इसी को ही ब्रिटिश कन्क्वेस्ट कहते हैं। भारत के स्थानिक राजाओं को हराया विदेशियों की मदद से बेसिकली, या अपनी सेना लेके आए थे उसकी मदद से, और ग्रेजुअली अपने आप को डोमिनेट किया सर, ठीक है ना समझे। और आखिर में 1857 तक आते आते आप देखोगे तो कलकत्ता से लेके लाहौर तक का रास्ता क्लियर हो चुका है। इंडिया के अंदर बॉम्बे से लेके कलकत्ता का रास्ता क्लियर हो चुका है, बॉम्बे से मद्रास का पूरा रास्ता क्लियर हो चुका है। तो आप समझने की कोशिश करिए, तो इनका एक पूरा गोल था कि भाई भारत के ऊपर सीधा शासन करे। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास इंडिया जो है ये अंग्रेजों के अंडर में था सर, है ना। तो ये पूरा थीम है, ये थीम को लड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारी बैटल्स की है सर, ठीक है ना समझे। इन्होंने बहुत सारी वॉर्स की है सर, ओके। तो ये बैटल्स और वॉर्स के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो जो दिया है उसकी ही मैं खाली बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। अब जैसे सबसे बड़ी शक्ति, ये जो आप मैप देख रहे हो, उसको डिफीट करने में अंग्रेजों ने अपना सबसे ज्यादा बेसिकली कहीं पे दमखम लगाया है, तो वो था आपका मैसूर सर, ठीक है ना समझे। सो द बिगेस्ट पावर दैट द ब्रिटिश हैड एक्चुअली यूज्ड अगेंस्ट वाज द स्टेट ऑफ मैसूर। तो मैं क्लैरिटी होने है कि मैसूर के साथ क्या किया गया था। अब एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया है, पिक्चर दिया हुआ है सर, ठीक है ना समझे। तो ये इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ मैसूर के साथ है। अब मैसूर के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, तो मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी थी, 4 वॉर्स दे हैड फॉट, ओके ना समझे। एंड ये 4 लड़ाई में 1766 से लड़ाई करनी शुरू हुई और 1799 तक, और इसी को ही कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स, ओके ना समझे। ये लड़ाइयों के अंदर इनफैक्ट इन्होंने आखिर में जो तीसरी लड़ाई हुई थी, द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें 1780 से लेके 84 के बीच में वी विल फाइंड कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस टाइम पे भारत का गवर्नर था, वो टीपू सुल्तान को डिफीट कर देता है। और डिफीट करने के बाद टीपू को बेसिकली कहा जाता है कि तुमको 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 करोड़ रुपए नहीं दिया तो हम तुम्हारे छोकरे लोग को लेके जाएंगे। तो कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट रंगदारीबाज ऑफ द कंपनी सर, है ना। रंगदारीबाज समझ में आता है कि बच्चों को किडनैप करके पैसा मांगना, रंगदारी मांगना सर, ठीक है। ये सब कुछ चीजें अंग्रेजों ने की थी सर, है ना। इफेक्टिवली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जहां कॉर्नवालिस ये लड़ाई के अंदर मराठास की मदद लेगा और मराठास के साथ साथ हैदराबाद का भी मदद लेगा सर, ओके। पर कॉर्नवालिस को जब पूछा गया कि तुमने टीपू सुल्तान को मार क्यों नहीं दिया, तुमने टीपू सुल्तान को खत्म क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि टीपू तो लड़ाई हार चुका था, तो यू कुड हैव एक्चुअली फिनिश्ड हिम आउट। तो कॉर्नवालिस ने कहा नको 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 सर, है ना। अगर मैं टीपू सुल्तान को मार दूंगा और हैदराबाद और मराठास को मुझे फिर ज्यादा पावर देना पड़ेगा, उनको पैसे देना पड़ेंगे, उनके साथ रिसोर्सेज बांटना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत घातकी है। इट विल बी वेरी मच डेंजरस फॉर मी एंड माई एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं क्या करूंगा कि मैं टीपू को जिंदा रखूंगा, मराठास और हैदराबाद को थोड़ा बैलेंस करूंगा सर, ओके, और टीपू को अपना गुलाम बना दूंगा। तो कॉर्नवालिस ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड माई एनिमीज, या आई हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड माई एनिमी एंड नॉट मेकिंग माई फ्रेंड्स टू मच फॉर्मिडेबल। मैंने अपने दुश्मन को तो खत्म किया है, पर अपना जो दोस्त है उसको उतना भी मैंने वी कैन से मजबूत नहीं करने दिया है, क्योंकि दोस्त मजबूत होता तो दिक्कत इस बात की थी कॉर्नवालिस को कि उसके सामने उसके ही दोस्त बगावत ना कर दे सर, ठीक है ना समझे। सो कॉर्नवालिस फियर्ड कि हिज फ्रेंड्स डू नॉट रिबेल अगेंस्ट हिम, उसके लिए उसने ये कार्य किया सर। खैर, तो ये कहानी हमें क्लियर होनी चाहिए सर, ओके ना समझे। इसी तौर के ऊपर आपको एक फोटोग्राफ यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, वो है चल साइन कर रे का फोटोग्राफ सर, ठीक है ना समझे। ये फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना समझे। ये साइन कर रे का इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना समझे, गेटिंग ऑफ ओके। तो ये फोटोग्राफ आपको दिया है हेरा फेरी मूवी से सर, ओके। तो हेरा फेरी में एक बार बाबू भैया जो होते हैं वो क्या कह सकते हैं, अपना श्याम
और उन सबको कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, मेरे साथ एग्रीमेंट कर दो, तुम मेरे यहाँ पे भाड़े पे रहते हो, टेनेंट पे, तो साइन कर दो सर, है ना। तो कोरे पेज के ऊपर साइन करवाया जाता है। वैसी ही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी सर। ओके, ये मूलतः से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का फोटोग्राफ है, याद रखना सर, है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में हुई थी? तो 2 बार ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। 2 टाइम्स द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हैड साइन। ओके ना, समझे। 2 बार क्यों होती है, उसके पीछे की कहानी है कि जब बक्सर की लड़ाई हुई, व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन जीता है? मेजर मुनरो जीतता है। तो आफ्टर मेजर मुनरो विनिंग ओवर द बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और उसको कहा जाता है तुम मुगल बादशाह के साथ एक ट्रीटी करो। तो मुगल बादशाह के साथ ट्रीटी करने के चक्कर में उसने अवध के नवाब के साथ भी अलग से ट्रीटी की। तो एक ट्रीटी हुई मुगल बादशाह के साथ, शाह आलम II के साथ, और दूसरी ट्रीटी होती है शुजा उद दौला के साथ। ओके, सो वन ट्रीटी वाज साइंड विद शाह आलम II, द सेकंड ट्रीटी वाज साइंड विद द मुगल बादशाह, or we can say the king Shah Alam II, and along with that we can say the Shuja ud Daula sir। ओके, जो अवध का राजा था, और दोनों को बेसिकली इनडायरेक्टली कंपनी ने अपने लपेटे में लिया था। ये फोटो बड़ा फेमस है सर। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों की दीवानी मिल जाती है। दीवानी मिलने का मतलब क्या है? कंपनी के हाथ में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था सर। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपको पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की प्रासंगिकता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके थ्रू कंपनी को क्या लाभ हुआ था, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आपको एनसीईआरटी में मैप्स दिए हैं या फोटोग्राफ्स दिए हैं, ऐसे तो सैकड़ों बॉक्सेस और मैप्स दिए, मैं सबको नहीं करा रहा हूँ, बट एटलीस्ट हमें इनका नाम पता होना चाहिए सर। खैर, आगे चलते हैं। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने जब अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया, तो भारत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेशन भी किया। और एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस ये था कि भारत को आर्थिक रूप से लूटना था। सो दे वांटेड टू लूट अस अराउंड, है ना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भारत का शोषण किया जाना चाहिए, भारत को पूर्ण रूप से इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इसके लिए ऑफिशियल्स का रोल प्ले आया लैंड रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई ऑफिशियल्स का रोल प्ले आया भारत के ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ओके, तो लैंड रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 नाम पता होंगे सर, है ना। एक तो है कॉर्नवालिस, यहाँ पे दिया गया है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1780, मैं कहूंगा ये 1786 से लेके 1793 के बीच में, और इसके समय पे परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था सर। ओके, ये परमानेंट सेटलमेंट की कहानी आपको पता ही होगी कि इसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को मालिक बना दिया था, और कहा था कि जमींदार इसके बाद जो भी है वही लैंड से पैसा कलेक्ट करेंगे, और कंपनी को कुछ परसेंटेज डिडक्ट करने के बाद कंपनी को दे देंगे सर। ओके, इसमें सनसेट क्लॉज की शुरुआत हुई थी। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां जब तक सूरज चांद रहेगा जमींदार तोहरा नाम रहेगा सर, ठीक है। तो अंडर दिस सनसेट क्लॉज ये कहा गया कि जमींदार जब तक पैसा देता रहेगा तब तक उसको जमीन से नहीं हटा जाएगा। इसके कारण बंगाल के किसानों की हालत खराब हो गई थी। ये सबसे पहली व्यवस्था थी जो जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो इट इज कॉल्ड एज अ जमींदारी सिस्टम एज वेल। तो याद रखना कि कॉर्नवालिस इज नोन एज अ जमींदारी सिस्टम। इसकी इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या रहती है वो भी आपको पूछा जा सकता है सर, ओके ना, समझे। इसके सिवा एक और फोटोग्राफ दिया गया है थॉमस मुनरो द गवर्नर ऑफ मद्रास को लेके, है ना, कि भाई मद्रास का गवर्नर की कहानी क्या है। ये थॉमस मुनरो ने, एक और अधिकारी थे इसके पहले जिसका नाम था अलेक्जेंडर रीड, है ना, समझे। इनकी दोनों की मदद से हमें देखने को मिलता है कि एक सिस्टम निकाली जिसका नाम था रैयतवारी सिस्टम सर, है ना। अब आप पूछोगे कि मास्टर ये रैयतवारी क्या है, तो रिवाइज करते समय अगर आपको याद आ रहा होगा तो जमींदारी सिस्टम में बहुत सारी लैक्यूनेस थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये जमींदारी सिस्टम से हट के ये थॉमस मुनरो ने बेसिकली रैयतवारी सिस्टम निकाली, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेवेन्यू जो है वो किससे लेगी? सीधा सीधा किसान से लेगी, रैयत से लेगी सर, है ना। सो कंपनी विल बी कलेक्टिंग द रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट और द रैयत। इसी को ही कहते थे रैयत वाली सिस्टम सर। ओके, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो ये दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। मद्रास का गवर्नर था, ये भी आपको पूछा जाएगा सर, ठीक है। तीसरी इंपैक्ट भारत में ब्रिटिश ने इकोनॉमिकली की, वो थी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सर, ठीक है। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद होगा तो भारत में कैश क्रॉप्स को बहुत ही बढ़ावा दिया गया। तो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने के कारण और जिस प्रकार के कैश क्रॉप्स को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन सब के बेसिस के रूप में इंडिगो क्रॉप को इन्होंने बहुत ग्रो करा, है ना, नील का क्रॉप सर। ओके, तो ब्रिटेन में उस पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें कि कपड़ा बनता था, अलग अलग प्रिंट्स के थ्रू बनता था, पर भारतीय कपड़ा और भारतीय डाई जैसा कपड़ा नहीं बनता था सर, ठीक है।
तो इंडिगो क्रॉप्स के बेसिस के रूप में उन्होंने वी विल सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत में इंडिगो ग्रो करवाया। अब याद रखना कि कलमकारी आर्ट बेसिकली इंडिया से बहुत फेमस है। ये कारीगर के द्वारा बनाया जाता था, कलमकारी जो हाथ से बनता था सर, ठीक है ना। वैसे इंग्लैंड के अंदर मॉरिस प्रिंट हुआ करती थी। ये जो ब्लू कलर देख रहे हो इसमें इंडिगो कलर का बहुत यूज होता था, नील का कलर हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। और यही इंडिगो कलर को पुश करवाने के लिए वी कैन से कि भारत में कमर्शियल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब हमारे किसानों ने कहा कि यार आप हमसे बेसिकली इंडिगो क्रॉप ग्रो तो करवा रहे हो बट हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसमें दो सिस्टम हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं, एक तो कहते हैं नीज सिस्टम और दूसरे को कहते हैं रईती सिस्टम सर, ठीक है ना, समझे। सो इंडिगो क्रॉप को ग्रो करवाने के पीछे ब्रिटिश के द्वारा दो सिस्टम निकाली गई थी, एक कहते हैं नीज सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है रईती सिस्टम। अंडर द नीज सिस्टम वी विल फाइंड कि ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है जिसमें ब्रिटिश अधिकारी जो है वो खुद लैंड लीज के ऊपर लेने के बाद, सो आफ्टर टेकिंग द लैंड इन लीज, ओके, दे यूज्ड टू मेक श्योर कि दे विल बी कल्टीवेटिंग विद द हेल्प ऑफ द पीजेंट्री सर, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये जो नीज सिस्टम है, ये नीज सिस्टम को इन्होंने अपने अंडर में लेने की कोशिश की। ये अपने अंडर में लेने की कोशिश के कारण हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो इनफैक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन किया था वो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर, ठीक है ना। वैसे ही आपको रईती सिस्टम के अंदर भी दिखेगा जहां किसानों से सीधा इन्होंने एग्रीकल्चर को पुश किया था सर, ठीक है ना। ये नीज सिस्टम को ज़राअत सिस्टम के रूप में भी पहचानते हैं, याद रखना, इट इज कॉल्ड एज अ ज़राअत सिस्टम, आपको पूछा जाता है सर, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे किसानों ने विद्रोह कर दिया सर, ओके, इसको कहते हैं इंडिगो रिबेलियन। 1858 से लेके 1860 के बीच में ये रिबेलियन हुआ था। इसके ऊपर वी कैन से कि नील विद्रोह जो किताब है सर, ठीक है ना, ये नील विद्रोह के ऊपर बेसिकली एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण सर, ओके। एंड दिस नील दर्पण वाज अ बुक दैट वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा सर, है ना, दीनबंधु मित्रा। और दीनबंधु मित्रा ने किसानों के बारे में बताया था कि कैसे किसानों का शोषण हो रहा है सर, ठीक है। हमें दूसरी कहानी इसके अंदर से ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो नील दर्पण था इसको ट्रांसलेट किया गया था सर, है ना, ये ओरिजिनली बंगाली में थी। तो माइकल मधुसूदन दत्ता करके एक हेनरी विवियन रिजो के फॉलोअर हुआ करते थे उनके द्वारा, और रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, है ना, एक क्रिश्चियन पादरी हुआ करते थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट की थी और सरकार ने इनके ऊपर भी एक्शंस लिए थे। ये इंडिगो रिबेलियन खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन रिपोर्ट की स्थापना की थी सर, ओके। तो आपको पूछा जा सकता है कि कब इंडिगो कमीशन रिपोर्ट आया था या इंडिगो कमीशन किसके कंटेक्स्ट में आया था। तो इंडिगो कमीशन वाज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ द इंडिगो रिबेलियन सर, ओके। तो कब हुआ था? 1858 56 58 59 60 के बीच में सर, ओके। इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट सर, है ना, समझे। ये हिंदू पैट्रियट बेसिकली भारत की इंटेलिजेंशिया मिडिल क्लास के द्वारा चलाया जाता था और भारतीय मिडिल क्लास ने इसको काफी सपोर्ट भी किया था सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ इट ऑल हैपेंड सर, ठीक है। इसके सिवाय वी शुड ऑल्सो नो अबाउट 1857 रिवॉल्ट, है ना, कि ब्रिटिश के सामने जो रिएक्शन हुआ इसमें 1857 के रिवॉल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो 1857 के रिवॉल्ट के बारे में तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा मैप दिया हुआ है। तो रिवॉल्ट की शुरुआत मेरठ से हुई थी और लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ गए थे सर, है ना, समझे। तो 10 मई 1857 वाज द डे जहां वी कैन से 9th नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक लोग हैं वो मेरठ से दिल्ली की तरफ जाते हैं, दे विल बी रेजिंग देयर वॉइस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि इनके द्वारा हंगामा क्रिएट हुआ सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसके सिवा नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे सेंटर्स निकल के आए, जैसे बरेली आया, लखनऊ आया, कानपुर आया, झांसी आया, फैजाबाद आया एंड पंजाब तक भी गया था। खैर पंजाब में इसको सप्रेस कर दिया गया था सर, ओके। तो मेरठ में शुरू हुआ था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह हुआ करते थे वो इसके लीडर थे सर, ठीक है ना। आपको लीडर का नाम पूछा जा सकता है। इन्हीं के ही सेनापति हमें देखने को मिलता है बख्त खान भी मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो बख्त खान वी कैन से ही विल बी लीडिंग सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसी तौर के ऊपर लखनऊ की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था लखनऊ से सर, ठीक है ना। तो उनका नाम मैच द फॉलोइंग के अंदर आएगा। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला सर, ठीक है ना, समझे। तो इनके द्वारा वी कैन से लीड किया गया था। कानपुर में नाना साहेब, और नाना साहेब के साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि तात्या टोपे इनको लीड कर रहे थे सर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनके राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू खत्म कर दिया गया था सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें इनका नाम भी पता होना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। तो 57 को लेके बहुत क्लैरिटी, मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, पर मेन सेंटर्स आपको पूछे जा सकते हैं कि जबलपुर में हुआ था कि नहीं
नहीं हुआ था, या और कहाँ तक फैल चुका था, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक रही है सर। ओके, तो इसकी इम्पैक्ट थोड़ी बहुत जालंधर, लाहौर और सियालकोट तक रही है। सियालकोट शकाला जो पुराना एंशिएंट इंडिया का आपको मेन दिखेगा सर, ठीक है ना, समझे। अब 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर वी कैन से कि एक किताब में किसी ने मेंशन किया था, वो किताब का नाम था माझा प्रवास, नाम याद रखना है ना। तो महाराष्ट्र से एक ब्राह्मण थे, वो ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने बेसिकली ये 1857 के रिवॉल्ट को कैप्चर किया है सर। ओके, तो इनका नाम क्या था, विष्णु भट्ट गोडसे सर। क्या नाम था, विष्णु भट्ट गोडसे। अब आपको पूछेगा कि माझा प्रवास नाम की बुक जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है सर। ओके ना, समझे। तो यू शुड नो दिस पार्ट कि माझा प्रवास वाज द नेम ऑफ अ बुक that was written by Vishnu Bhatt Godse, who was related, who had traveled to the northern part of the country during the 1857 revolt, and he had mentioned about what had happened, sir, है ना, क्या हुआ था वहां पे सर। खैर, तो ये 1857 के ऊपर से आपको कहानी आपको यहाँ से मिलेगी जो इंटरेस्टिंग पार्ट के रूप में है। 1857 से पहले भारत में कोई विद्रोह हुआ था, तो वो सबसे बड़ा विद्रोह बेसिकली उड़ीसा के अंदर, ऐसा कहते हैं, ऐसे तो मुंडा रिबेलियन भी था, पर उड़ीसा के अंदर कोई एक विद्रोह हुआ था, वो था बेसिकली पैका रिबेलियन, या इसी को ही खुर्दा रिबेलियन के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। और एक खुर्दा रिबेलियन की कहानी यह है कि उड़ीसा के राजाओं को जब डिस्प्लेस कर दिया गया, व्हेन द लीडर्स ऑफ द उड़ीसा वर डिस्प्लेस्ड, तो वहां की जो आर्मी के लोग थे उसमें बक्सी जगबंधु करके एक लीडर हुआ करते थे। कौन थे सर, ओके, बक्सी जगबंधु। ये बक्सी जगबंधु की अध्यक्षता के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये रिबेलियन को लीड किया गया था, एंड इसकी इंपॉर्टेंस पार्ट है, ये 1817 के अंदर हुआ था सर। ओके ना, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसको मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको दी गई है, वो है मैप्स के बारे में सर, ठीक है। अब ये मैप्स में हाउ दी कॉलोनियलिज्म हैड अफेक्टेड द ट्राइबल्स, है ना, कि भारत के जंगलों को इन्होंने खत्म कर दिया, भारत में फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल समुदाय के लोग थे इनके जीवन को इन्होंने अफेक्ट किया, तो इसके कारण उन्होंने भी विद्रोह किया था सर, ठीक है। जैसे भील विद्रोह आपको देखने को मिलता है सर, ओके ना, समझे, गुजरात और राजस्थान के अंदर रहने वाले बड़ी मात्रा में आपको विद्रोह मिल जाएगा। कोयाज ने विद्रोह किया था, पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको रंपा रिबेलियन के बारे में बताया था सर, ठीक है ना, समझे। वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ आपको मुंडा रिबेलियन देखने को मिलता है और संथाल रिबेलियन मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी शुड नो दिस पार्ट कि भाई कैसे हाउ डिफरेंट फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल सर, है ना, या उनके जीवन में क्या असर हुई थी विद द एंट्री ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आपको यहाँ पे हजांग है, खासी है, नागा ट्राइबल है, अपटानी है, निशी ट्राइब है ना, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर, या उड़ीसा वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगी, आंध्र उड़ीसा के। तो उसमें से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। संथाल रिबेलियन 1854-56 के बीच में हुआ था सर, ठीक है। दैट वाज द ब्लडीएस्ट रिबेलियन बिफोर 1854 सर, है ना, समझे। मुंडा रिबेलियन ऐसे तो 1830s में भी हुआ, पर सबसे बड़ा रिबेलियन मुंडा का 1890s में होता है सर, ओके। किसके द्वारा किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था सर, ठीक है ना, समझे। तो वी कैन से कि बिरसा मुंडा जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद्रोह करते हैं इन द 1890s, है ना। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश की इंटरफियरेंस जो मुंडा कम्युनिटी है उनकी वे ऑफ लाइफ में बहुत बड़ी मात्रा में हो गई थी, कन्वर्जेंस हो रहे थे, सोशियो कल्चरल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा था, पॉलिटिकल कंट्रोल हो रहा था, तो दे रिबेल्ड, है ना। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और कहा कि एक्ट ऑफ नॉ चॉल्बे सर, हम इसको नहीं स्वीकारते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो इस आधार के ऊपर वी कैन से द मुंडा रिबेलियन विल टेक प्लेस, ओके। ये मुंडा रिबेलियन के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है, उसको ग्रेट तुमलुट कहते थे। क्या कहते थे, इट वाज कॉल्ड एज द ग्रेट तुमलुट सर, है ना, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे, ये इसको उलगुलान भी कहते थे सर, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड एज द उलगुलान एज वेल सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। वैसे ही संथाल लोगों ने जो विद्रोह किया था उसको हुल कहते थे, संथाल हुल सर, ओके ना। इनफैक्ट ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स को हम लोग अलग अलग नाम से पहचानते हैं, कुछ कुछ जगह पे आपको फितूरी का नाम भी मिलेगा सर, ओके। So the tribal rebellions are also called as the Fitturis, है ना, समझे। तो they are called as Fitturis in many of the literary traditions and the local languages as well, okay। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी इनके साथ यूज की गई है सर, ओके ना, समझे। तो ये अंग्रेजों के सामने रिबेलियन आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि एक पार्ट है वो है इंडियन रिवॉल्ट या इंडियन रिएक्शन, दूसरा आता है कि भारत की सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया गया, और सोसाइटी को कंट्रोल करने के पीछे कैसे ब्रिटिश ने भारत के ऊपर एजुकेशन चेंजेस किए। एनसीईआरटी के एक चैप्टर में बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं।
So what we can do is कि we can see the topics related to education and quickly go through कि what kind of educational changes were brought by Indians sir. ठीक है, तो भारत में एक व्यक्ति का नाम याद रखना जिसका नाम है विलियम जोन्स सर, है ना। अब आप मुझे पूछोगे कि ये कौन है बाबू, तो ये वो व्यक्ति है जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई थी सर। ओके, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में इसने जब इसकी स्थापना की तो ग्रेजुअली ही वाज द वन who translated the books from Sanskrit to English and Persian पर, मतलब पर्शियन और संस्कृत की किताबें हैं उसको इसने ट्रांसलेट किया था। एंड बाय ट्रांसलेटिंग दिस बुक्स ही ऑल्सो मेड श्योर दैट ही विल बी एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इन अ वे जहां इंडियंस को बेसिकली दिखाया जाता है कि यूरोपियन लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेजेस एक ही है, संस्कृत और लैटिन लैंग्वेज एक है। और उसके बाद हमारे जो रिलेशंस है उसको उन्होंने और गाढ़ बनाने की कोशिश की और बोला गया कि देखो यूरोपियंस आपके ऊपर शासन कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब एक तरह से आप देखो कि कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई किया गया सर। ठीक है, वैसे ही आपको एक और नाम दिया गया है सर। ओके, हेनरी थॉमस कोलब्रुक का नाम सर। ओके, ये भी बेसिकली एक ऐसा स्कॉलर था जिसने संस्कृत की किताबों को लिखा और उसको रीइंटरप्रेट किया अंग्रेजी के अंदर से। अगर आप देखोगे उसकी नई भाषा उसने देने की कोशिश की और बताया कि भाई देखिए आपके यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है सर, ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेजेस है वो कैसे काम कर रही है सर। ठीक है ना, समझे। तो वी शुड नो द नेम्स, हमें इसके लिए नाम पता होने चाहिए कि कौन सी संस्थाएं है, किस किस तरह से कार्य चल रहा है सर। ठीक है, ये पूरी की पूरी ओरिएंटलिज्म के अंदर एक व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, क्योंकि हेस्टिंग्स चाहता था कि भारत में स्थानिक शिक्षा व्यवस्था को पहले लागू किया जाए सर। ओके, तो हेस्टिंग्स ने बेसिकली कलकत्ता के अंदर मदरसा की स्थापना की थी। सो ही एस्टैब्लिश समथिंग कॉल्ड एज कलकत्ता मदरसा सर। ठीक है ना, समझे। तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड उसने बेसिकली वर्नाक्युलर और ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करने के लिए कार्य किया था सर। ओके, तो इन द ब्रिटिश रूल के शुरुआती पीरियड में व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर इंडिया एंड द अर्ली पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज स्टार्टिंग, तो हमें ये 3-4 संस्थाओं की निर्माण पता होनी चाहिए सर। ठीक है, अब हुआ क्या कि भारत में एजुकेशन को लेके पहले ओरिएंटलिज्म चलता है। ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है कि भारत के लोकल लैंग्वेज में भारत को सिखाना, भारतीय कल्चर को सिखाना, भारतीय संस्कृति को समझना, और फिर ग्रेजुअली मिशनरीज आए। तो मिशनरीज ने आके ये कार्य किया कि भाई चलो हम भारत के लोगों को वेस्टर्नाइज करते हैं, उनको अंग्रेज बनाते हैं। कॉलोनाइजेशन का एक फुलफिलमेंट था ना सर। ठीक है, तो एक व्यक्ति का नाम आपको बहुत देखने को मिलता है जिसका नाम है विलियम कैरे सर। ठीक है ना, अब ये था कौन सर। ओके, तो ये वो व्यक्ति है जिसने राम मोहन रॉय को अंग्रेजी सिखाई थी। राम मोहन रॉय का नाम तो सबने सुना ही होगा सर। ठीक है, तो ही वॉज द पर्सनैलिटी हु टॉट इंग्लिश लैंग्वेज टू राम मोहन रॉय। दूसरी कहानी हमें देखने को मिलती है कि ये स्कॉटिश मिशनरी था और इसने श्रीरामपुर के अंदर एक मिशन की स्थापना की थी। अब आप मुझको पूछोगे कि सर ये श्रीरामपुर कहाँ पे आया है सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो श्रीरामपुर इज इन बंगाल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट वाज अ डैनिश सेटलमेंट। डैनिश का मतलब है कि डेनमार्क से आए हुए जो व्यापारी लोग थे इनका सेटलमेंट के रूप में श्रीरामपुर का इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ये लोग वहां पे बैठे बैठे क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज कर रहे थे और इन सब का मानना था कि बाय गिविंग दी एजुकेशन टू इंडियंस, इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियंस, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन सिस्टम भारत के ऊपर लागू कर सकते हैं। इसका नाम ऑलरेडी एक साल पहले ऑप्शन में पूछा था 2020 या 21 के प्रीलिम्स के अंदर। इनफैक्ट इसको वेलेस्ली ने तड़ी पार किया था क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली का उस पीरियड के अंदर बहुत मानना था कि भाई तू अगर कलकत्ता के आजू बाजू में घूमेगा और तू अंग्रेजी एजुकेशन को वकालत करता रहेगा तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम भारतीय लोगों को अभी ऑटोमेटिकली रातों रात अंग्रेज नहीं बना सकते हैं। बट इसने शुरुआत की थी सर, है ना। ही स्टार्टेड ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन फंडा ऑन द इंडियंस एंड ही वांटेड टू एस्टैब्लिश कि भाई मैं भारतीय लोगों को पूर्ण रूप से अंग्रेज बनाने की कोशिश करूं, वैसे कार्य करता रहो सर। ठीक है ना, तो ये कहानी हमें एंग्लिसाइजेशन के अंदर से मिलेगी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी ने रोल प्ले किया तो वो था थॉमस बेबिंगटन मकॉले सर। ओके ना, समझे। और मकॉले ने 1835 के अंदर सर, ओके, एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसका नाम था एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। क्या नाम था? एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। ये एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी को फाइनल एंड किया और इसने उस पीरियड के अंदर तात्कालीन भारत के गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ये बेंटिक को उसने कन्वे कराया कि भाई साहब हमें भारत के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को लागू करना चाहिए सर। ठीक है,
और इंग्लिश एजुकेशन को लागू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने भारतीयों को अंग्रेज बनाने के लिए एक सिस्टम लागू की सर, ठीक है ना, समझे। इसी को ही कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी क्या है, याद रखना कि अंडर द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वी कैन से, उसने ये बताया कि मैं 5 बंदों को अंग्रेजी सिखाऊंगा, 5 50 को सिखाएंगे, 50 500 को सिखाएंगे, और भारत में 5-10 साल के अंदर सबके सब लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे सर, है ना, समझे। तो ही केम अप विद द प्रपोजल, है ना, वो प्रपोजल क्या था, द प्रपोजल वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वेयर ही वांटेड टू मेक श्योर कि कैसे भी करके लोगों को वी कैन से कि हाईलाइट किया जाए, और हाईलाइट करने के बाद बनाने की कोशिश की जाए कि भाई वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश स्पीकिंग पीपल सर, है ना, समझे। तो अंग्रेजों ने ये सिस्टम आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अब अंग्रेजों को डर किस बात का था कि भारत में तो ट्रेडिशनली पाठशाला सिस्टम चलती है, ये पाठशाला सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तो ये पाठशाला एजुकेशन के बारे में एक किताब दी गई है, या इसको एक रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं विलियम एडम्स रिपोर्ट सर, है ना, समझे। ये याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि विलियम एडम कौन था और इसके रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय इतिहास को लेकर सर, ओके। तो विलियम एडम वाज एक्चुअली अपॉइंटेड बाय विलियम बेंटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। विलियम बेंटिक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। इसको बेसिकली अपॉइंट किया गया था कि आप जाके भारत की गुरुकुल सिस्टम, पाठशाला सिस्टम, और बंगाल के अंदर और बिहार में किस प्रकार की सिस्टम चलती है उसके बारे में बताइए। अब देखिए, ये पाठशालों को अलग अलग नाम से पहचानते हैं सर, ठीक है ना। आपको कीवर्ड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में सर, ओके। सो दे आर कॉल्ड एज चतुष्पथी, they are called as toll, they are called as pathshala, and they are also called as gurukuls, okay. So there are 4 keywords for the gurukul education, जो ancient education का एक प्रकार था, इवन मॉडर्न पीरियड में भी चल रहा था। तो विलियम एडम ने बताया कि बंगाल और बिहार में, खाली ईस्ट इंडिया के अंदर, बंगाल और बिहार के अंदर 1 लाख पाठशालाएं चल रही। कितनी? 1 लाख पाठशालाज आर रनिंग, एंड आउट ऑफ दिस 1 लाख पाठशाला रनिंग 20 स्टूडेंट्स आर मिनिमम स्टडिंग इन 1 पाठशाला। एक पाठशाला में ऑन एन एवरेज 20 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मतलब कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे? 1830s की ये बात है, दैट विल बी अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स, क्योंकि एक में तो 20 विद्यार्थी पढ़ते हैं सर, ठीक है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बदलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे सिस्टम किए, जैसे एंग्लिशिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हुई। ओरिएंटलिस्ट की तरफ से विलियम क्या कहते हैं, जेम्स प्रिंसेप लीड कर रहा था। एंग्लिशिस्ट की तरफ से मकौले आपको मिलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंग्रेजों ने 1854 के अंदर वुड्स डिस्पैच को भेजा सर, है ना। तो चार्ल्स वुड बेसिकली उस पीरियड के अंदर ब्रिटेन की बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट हुआ करता था, एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही सेंट अ लेटर कॉल्ड एज द चार्ल्स वुड डिस्पैच, एंड अंडर द चार्ल्स वुड डिस्पैच ही मेड श्योर कि भारत के अंदर ओरिएंटल लर्निंग जो है वो बेसिकली खत्म करेंगे। पर कैसे करेंगे? तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज डालेंगे सर, ठीक है, और जैसे ही हायर एजुकेशन आएगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज डाल देंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो उसको वुड्स डिस्पैच कहते हैं। ये किसके समय पे आया था? तो डेलहाउजी के एडमिनिस्ट्रेशन में आया था। किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आया था? डेलहाउजी के एडमिनिस्ट्रेशन में आया था, याद रखिएगा सर, ओके। तो मैं आपको पीछे बोलता रहूंगा, आपको याद रखते रहना है, बाकी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए सर। खैर, अब हुआ क्या है सर, ओके। भारत में ब्रिटिश की जो इम्पैक्ट हुई उस समय के कारण भारतीय समाज के अंदर बदलाव आने की शुरुआत हुई, और ये समाज के अंदर आता है समाज सुधार सर, ओके। ये समाज में आता है समाज सुधार सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब समाज सुधार तो बड़ा लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर तो 5-6 घंटा डिस्कस करें तो भी कम हो जाएगा। पर एनसीईआरटी में आपको लीडर्स के नाम दिए गए हैं, उनकी इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं। सो विद इन द एनसीईआरटी बोर्ड जो भी है हमारा, उसने लीडर्स का नाम दिया है, उसने इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया है, तो हम खाली उसको देख लेंगे एक एक करके। सो द ओल्डेस्ट रिफॉर्मर्स इज राम मोहन रॉय। आपको पता होगा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इनके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना की, आत्मीय सभा की बात की, इन्होंने सती प्रथा को लेके बहुत आवाज उठाया, और इसी बेसिस के रूप में इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी समर्थन दिया था सर, ओके। तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। दूसरे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक बुक लिखी है। इनका ये मानना था कि लेट अस गो बैक टू द वेदास, क्योंकि वेद से ही भारतीय शिक्षा को बदला जा सकता है, भारतीय व्यवस्था को बदला जा सकता है, समाज में सुधार आ सकता है, स्त्रियों के साथ
भेदभाव खत्म हो सकता है। जाति प्रथा जैसी जाति प्रथा भी हम वैदिक समाज को अगर लागू करते हैं तो बदल सकते हैं सर। बाय द वे राम मोहन रॉय की पब्लिकेशंस थी, बहुत सारी बुक्स का नाम आपको पता होना चाहिए। संवाद कौमुदी करके एक पब्लिकेशन हुआ करता था। इसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें देखने को मिलता है मीरातुल अखबार करके एक न्यूज़पेपर राम मोहन रॉय का आया करता था। इन्होंने अनुष्ठान करके एक पैम्पलेट पब्लिश किया था ब्रह्म समाज के थ्रू, और ब्रह्म समाज की तो खासियत ये रही है कि ये रिचुअल्स में नहीं मानता था, ये मोनोथीज्म में मानता था। इनका मानना था एकज ब्रह्म। खैर ये मोनिज्म और मोनोथीज्म में कंफ्यूज हो गए थे, बट ये मोनोथीज्म में मानते थे। इन्होंने वेदों को रीडिस्कवर किया, ये रीट्रांसलेट किया था इनके द्वारा सर। ओके, मैं ब्रह्म समाज की बात कर रहा हूँ। राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया था सर। ओके, अकबर टू वॉज द मुगल किंग एट दैट टाइम 1830 में, और 1830 के दौर में इनको इंग्लैंड भेजा जाता है कि तुम जाके मुगल बादशाह का पेंशन बढ़ा के आओ सर। खैर तीसरे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वन ऑफ द फेमस प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ दैट पीरियड, जिन्होंने बेथुन स्कूल की निर्माण करने में मदद की थी। इनको पंडित इसके लिए कहते थे क्योंकि वी कैन से कि नहीं, इनको विद्यासागर इसके लिए कहते थे क्योंकि इनके पास ओशन ऑफ नॉलेज था। तो ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोलते हैं, उसके प्रिंसिपल बनते हैं। इन्होंने भी बहुविवाह और सोम प्रकाश करके न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। बहुविवाह में इन्होंने वीडो रीमैरिज को लेके आवाज उठाया था और कहा था कि विधवा स्त्रियों को अधिकार होना चाहिए शादी का। तो 1856 के दौरान में डलहौजी जब भारत से विदाई ले रहा था तब इन्होंने कानून पास करवाया, और इसी आधारित वीकेंड से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके द्वारा लागू किया गया। वुमेन एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में बहुत प्रखर थे, और संस्कृत की शिक्षा व्यवस्था इवन बाकी सारे समाज के वर्गों को मिले, खाली ब्राह्मणों तक सीमित ना रहे, इसके लिए विद्यासागर जी ने बहुत काम किया है सर। ठीक है ना, समझे? तो इन तीनों का आपको रोल प्ले पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। बाय द वे आर्य समाज पहले बॉम्बे में खुला था, उसके बाद इसकी कैपिटल या इसकी हेडक्वार्टर्स है वो लाहौर में शिफ्ट करा दी गई, और ये आर्य समाज ही था जहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स लाला लाजपत राय जैसे भी निकल के आएंगे सर। ठीक है, इसके सिवाय वी कैन से कि सोशल रिफॉर्मर्स के अंदर आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के सामने भी आवाज उठाने वाले मिलेंगे सर। ओके, एक है ज्योतिबा फुले, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट बेस्ड इश्यूज। इन्होंने गुलामगिरी करके एक बुक लिखी थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज कहाँ पे बनाया था? महाराष्ट्र के अंदर ही था। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके वी कैन से कि एक संस्था बनाई गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके, है ना। तो दे वर दी वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्मर्स जिन्होंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को लेके काम किया है सर। ठीक है, इनका एक बहुत फेमस आर्टिकल था, वो था द कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो मराठी में लिखा गया था, जिसमें शेतकरी मतलब जो किसान है उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका उन्होंने आवाज उठाया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि हु रोट द कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड। वो आपको लगेगा कि किसानी के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा होगा, कोई किसान नेता का नाम दे देगा, वैसा नहीं होना चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ठीक है, ये है श्री नारायण गुरु सर। ठीक है ना, समझे? श्री नारायण गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है सर? ओके, तो इन्होंने भी वी कैन से दक्षिण भारत के अंदर सर, है ना, SNDP मूवमेंट की शुरुआत की, और खास करके इन्होंने भी कहा कि भाई वन रिलीजन वन कॉस्ट वन गॉड सर, है ना, भाई एक ही धर्म है, एक ही भगवान है और एक ही जाति है। तो ये खुद इजावा कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ बिलोंग टू द डाउनट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ही ऑल्सो रेज द वॉइस फॉर हिज ओन पीपल सर। ओके, तो इनके फॉलोअर्स के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो जैसे आपको वाइकोम सत्याग्रह मिलता है 1924 के अंदर, या गुरुवायूर सत्याग्रह आपको मिलेगा सर। ओके, वो कहीं ना कहीं नारायण गुरु के फॉलोअर्स के साथ जुड़ा हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह में के केलकवन थे, एंड वी कैन से गुरुवायूर में KP केशवा नायर थे सर। ठीक है ना, समझे? तो ये सब नाम आपको शायद पूछे जा सकता है कि कौन किसके साथ लीडर जुड़ा हुआ था सर। ओके, तो ज्योतिबा फुले का नाम हो गया, नारायण गुरु का नाम हो गया। कास्ट सिस्टम को लेके, तीसरे कास्ट इश्यूज को लेके सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाया था, वो थे आपके EV रामास्वामी नाइकर सर, है ना। तो ये बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और जस्टिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं सर। ठीक है ना, समझे? एंड वी कैन से ये जस्टिस पार्टी के साथ ओरिजिनली जुड़े हुए थे, जो दक्षिण भारत के अंदर इंटरमीडिएट कास्ट को लेके आवाज उठा रही थी। इसमें नायर थे, इसमें रेड्डीज हुआ करते थे, इसमें कम्मास हुआ करते थे, जिनका ये मानना था कि हमें न्याय मिलना चाहिए सर। ओके, वहां से इन्होंने दलित और खास करके डिप्रेस क्लासेस के लिए कहा कि भाई इनके साथ तो सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है, हमें उसकी भी आवाज उठानी पड़ेगी सर। ओके, तो वहां से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। कुडी अरासो करके तमिल लिटरेचर के अंदर ये लिखा करते थे सर। क्या नाम है?
कुडियरासु सर, ठीक है ना, समझे। इट्स अ तमिल लिटरेचर सर नेम, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनके द्वारा कौन से रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे। इसके सिवाय हेनरी विवियन डेरिजियो यंग बंगाल मूवमेंट के से बेसिकली सबसे प्रखर हम लोग कह सकते हैं कि लीडर के रूप में आपको मिलेंगे। ये यंग बंगाल मूवमेंट एक ऐसी संस्था हुआ करती थी जिसने राम मोहन रॉय के कंटेम्पररी में खलबली मचा दी थी। और खलबली इसके लिए बचाई थी क्योंकि ये तो फ्रांस की क्रांति के समर्थक थे, ये फ्रांस की जैसी क्रांति भारत में लाने की बात करते हैं, उसके फेवर में वॉइस उठाने की कोशिश करेंगे। तो हेनरी विवियन डेरिजियो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में सर। खैर, पर ये इनकी मृत्यु 1820-1830 के दशक में हो गई। ये हिंदू कॉलेज नाम की कॉलेज में पढ़ाते थे। इनफैक्ट राम मोहन रॉय भी हिंदू कॉलेज के साथ जुड़े हुए थे, याद रखना सर, ओके ना, समझे। स्वामी विवेकानंद परमहंस मिशन के साथ जुड़े हुए, रामकृष्ण परमहंस मिशन। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की खासियत ये रही है कि इन्होंने कहा है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। तो जितनी आप मनुष्यों की सेवा करोगे उतनी भगवान की सेवा करोगे, आप जितनी सेवा बढ़ाओगे उतनी ही गॉड को रियलाइज करोगे। स्वामी विवेकानंद ने भी बेसिकली प्रबुद्ध भारत was actually the book that was published by magazine was published by Swami Vivekanand, lectures from Colombo to the lectures from Ceylon to Almoda सर, है ना। तो उन्होंने एक लेक्चर की सीरीज पब्लिश की थी, है ना, फ्रॉम सिलोन टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में उन्होंने एक आश्रम खोला था उत्तराखंड के अंदर। और श्रीलंका में भी ये लोग गए थे सर, स्वामी जी जब ट्रैवल कर रहे थे शिकागो से वापिस आने के बाद। तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, ठीक है। और स्वामी जी ही थे जो यूथ को मोबिलाइज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इनके लिए कहते हैं कि इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें कभी कभी पूछा जाएगा कि भाई इनको क्यों भारतीय अध्यात्म का बेसिकली लीडर के रूप में कहा था, या किसने कहा था सर, ठीक है ना, या कौन हुआ करता था। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये स्वामी विवेकानंद जी थे जिनको कंसीडर किया गया है। तीसरे हमें देखने को मिलते हैं केशव चंद्र सेन। ये राम मोहन रॉय के बाद वी कैन से देवेंद्रनाथ टैगोर के शिष्य बन के आए और इन्होंने ही वी कैन से ब्रह्म समाज को टेक ओवर किया सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी कैन से कि ब्रह्म समाज के अंदर जब देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनका बंटवारा हुआ तो इन्होंने अपने खुद के ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ही एस्टेब्लिश समथिंग कॉल्ड एज साधारण ब्रह्म या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वाज अ बॉडी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। इनफैक्ट वुमेन राइट्स और वुमेन इमेंसिपेशन के लेके इनका बहुत मानना था। इनका यह मानना था कि स्त्रियों को बाहर आना चाहिए, कार्य करना चाहिए, इनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलनी चाहिए, एजुकेशन की फ्रीडम मिलनी चाहिए। बम बोधिनी पत्रिका करके इन्होंने स्त्रियों के लिए एक स्पेशली न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था। तो ही हैड पब्लिश्ड a newspaper called as बम बोधिनी पत्रिका स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन आल्सो सर, ठीक है। इन्होंने ही इनफैक्ट ब्रिटिश सरकार को कह के 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट की पास करवाई थी। इसको कहते हैं ब्रह्म मैरिज एक्ट, ओके। तो बेटी की बाल विवाह रोकने के लिए या बेसिकली गर्ल चाइल्ड की बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मैरिज एक्ट इनके द्वारा पास करवाया गया था सर, है ना, केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इसी को ही नेटिव मैरिज एक्ट के रूप में भी पहचानते हैं। प्रॉब्लम ये था कि आफ्टर दिस एक्ट वाज पास्ड इन्होंने अपनी ही बेटी की बाल विवाह करवा दी। अब ये क्यों करवाई थी लंबी कहानी है, बट हमें ये पता चलेगा कि इसके बाद इनके फॉलोअर्स इनसे अलग हो गए और इन्होंने बेसिकली नव विधान करके एक संस्था बनाई थी, नव विधान सर, ओके। इसको टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन कहते हैं सर, ओके ना, समझे। और इनके फॉलोअर्स में एक हुआ करते थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस लेटर ऑन कांग्रेस के साथ भी जुड़ते हैं। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की निर्माण की। कौन सी सर, ठीक है ना, साधारण ब्रह्म समाज की निर्माण की गई सर, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी संस्था किसके द्वारा बनती है, किस तरह से कार्य हुआ, किस किस बेसिस के रूप में इनको चलाया गया है सर, ठीक है। ये जो चाइल्ड मैरिज है, जिस खास करके बाल विवाह है, उसको लेके लेटर ऑन वी कैन से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। क्या है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट सर, ठीक है ना, समझे। एंड लेटर ऑन 1929 के अंदर शारदा एक्ट आता है सर, है ना, ये याद रखे। हरबिलास शारदा करके एक हमारे लीडर हुआ करते थे। इन्होंने बाल विवाह को लेके मिनिमम एज जो है वो बढ़ाने की बात की सर, ओके ना, समझे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इज ऑल्सो आउटकम ऑफ द रकमाबाई केस। रकमाबाई केस क्या है, ऑलरेडी ये पूछा गया है, बट उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, पर आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि सोशल रिफॉर्म्स के साथ कौन से केसेस भी जुड़े हुए थे। बाकी स्त्रियों को लेके आपको सवाल आ सकता है कौन सी संस्था किसके द्वारा बनाई गई। स्त्रियों में सबसे बड़ी सोशल रिफॉर्मर है पंडिता रामाबाई। पंडिता इसके लिए क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम था रामाबाई डोंगरे, है ना, बट देन इनके पास इतना सारा ज्ञान हो गया तो इनको पंडित का स्टेटस दिया गया, इसके लिए पंडिता रामाबाई कहते हैं, पहली बात।
दूसरी कहानी आपको पंडिता रामाबाई के थ्रू ये भी मिलेगी कि इन्होंने खास करके सेवा सदन या बेसिकली स्त्री सदन की स्थापना की थी, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, वुमेन को लेके बड़े एक्टिव रहे हैं, ये अमेरिका जाके पढ़ के भी आए थे सर। ओके, एक ऑथर है जिनका नाम है ताराबाई शिंदे, याद रखना। इन्होंने एक किताब लिखी है स्त्री पुरुष की तुलना सर, है ना, द कंपैरिजन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन सर, है ना, कि स्त्री और पुरुष के बीच में कैसे कंपेयर किया जाता है सोसाइटी को लेके। वुमेन एजुकेशन को लेके एक और आपको नाम देखने को मिलेगा जिनका नाम है मुस्लिम सोसाइटी से एक लेडी है बेगम रोकिया शकावत हुसैन सर। ओके, तो बेगम रोकिया ने भी विल सी की गर्ल चाइल्ड को लेके, खास करके मुस्लिम सोसाइटी की जो गर्ल चाइल्ड है उनको शिक्षा मिले उसके लिए कार्य किया था सर। ठीक है, तो हमें इनका भी नाम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए सोशल रिफॉर्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ओके, इसके सिवाय हमें सोशल रिफॉर्म्स में मुस्लिम सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेंगे अलीगढ़ मूवमेंट के लीडर, अलीगढ़ मूवमेंट से हमें मिलते हैं सैयद अहमद खान। इन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी थी सर, है ना। असबाब बगावत हिंद वाज एक्चुअली अ बुक दैट वाज ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर 1857 रिवॉल्ट। इनफैक्ट इनकी तहजीबुल अखलाक करके एक न्यूज़पेपर भी आती थी और इन्होंने कांग्रेस के सामने यूआईपीए की स्थापना की, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये कुछ फिर अलग हो गए थे सर। ओके, सोशल रिफॉर्म्स में सिख समाज ने भी कार्य किया है और पंजाब में बेसिकली एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था सिंह सभा। सिंह सभा वाज एन आउटकम ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ पंजाब, जिन्होंने खालसा कॉलेज की निर्माण की और कहा कि सिखों को नेशनलिस्ट एजुकेशन और नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर भाग लेना चाहिए सर। ओके, तो ये तो कहानी थी आपकी बेसिकली लीडरशिप की। अब सोशल रिफॉर्म्स के अंदर ही हमें क्लैरिटी होने चाहिए बेसिकली अलग अलग नाम, ये अलग अलग नाम 5-6 नाम है, उसके ऊपर 2-5 मिनट में डिस्कस कर देते हैं सर। ओके ना, समझे। तो एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर चलते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में पहले मॉडरेट्स आएंगे सर, मॉडरेट्स के साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं एक्सट्रीमिस्ट के नाम कहीं कहीं पे, फिर हमें देखने को मिलते हैं रिवॉल्यूशनरीज, और उसके सिवाय गांधी जानती जो या गांधी सेंट्रिक जो लीडरशिप थी, इनके बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया है उसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं सर। ओके, तो एक तो सबसे बड़े मॉडरेट थे दादा भाई नौरोजी, द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सर, है ना, मॉडरेट नेशनलिज्म सर, है ना, कांग्रेस के वन ऑफ द फोर फाउंडर्स भी रहे हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल नाम की किताब लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ को हाईलाइट किया था। द वॉइस ऑफ इंडिया करके एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया करते थे, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड द इंग्लिश डेट टू इंडिया, बहुत सारे सिविल सर्विसेज को लेके भी लिखते हैं। ये कांग्रेस के 3 दफा प्रेसिडेंट रहे हैं सर। ओके ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके उनके ऊपर 2 बार सवाल आ चुका है, चांसेस कम है सर। ठीक है, अब एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था इंडियन मिरर सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, 1886 के अंदर इसने पब्लिश किया था और 1886-1887 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वो भी हमें पता चलता है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष में पहले तो आपको पता होगा तो वी कैन से WC बैनर्जी थे। सेकंड कांग्रेस के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी बनते हैं। कांग्रेस की तीसरी मीटिंग के प्रेसिडेंट बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। सो एक हिंदू थे, सेकंड पारसी थे, थर्ड मुस्लिम थे। इस तरह से कांग्रेस को एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया था। आपको पूछा जा सकता है कि बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, ये कांग्रेस के ही प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये कांग्रेस के अंदर कुछ समय के बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी आए, उसमें तिलक आपको देखने को मिलते हैं। तिलक महाराज का इंपॉर्टेंस ये है कि केसरी एंड महारथा, ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स के थ्रू उन्होंने आवाज उठाया। केसरी वाज अ मराठी न्यूज़पेपर, महारथा वाज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। इनफैक्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लेकर इन्होंने आवाज उठाया था। गोखले के साथ इनके मतभेद भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के शागिर्द भी हुआ करते थे। तिलक की कंट्रीब्यूशन वहां तक है कि इन्होंने ही क्रांतिकारियों को मोटिवेट किया। तो 1897 में छापेकर बंधुओं ने जब गोला मारा या बेसिकली वी विल सी की रैंड के ऊपर फायरिंग किया तो तिलक के ऊपर ब्लेम किया गया, क्योंकि तिलक शिवाजी महाराज की स्टोरीज, भगवत गीता, गणपति के फेस्टिवल्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग को भी पुश किया था सर, और महाराष्ट्र और पूरे भारत वर्ष के बहुत ही पॉपुलर लीडर के रूप में निकल के आए सर। ठीक है, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बेसिकली पंजाब से थे। ये आर्य समाजी हुआ करते थे। पंजाब नेशनल बैंक के साथ फाउंडेशन में जुड़ना, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना करवाना, ट्रिब्यून जैसे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना। 1907 में कैनाल कॉलोनी एक्ट को लेकर बर्मा में 2 महीना सजा भी काट के आए। वापिस आने के बाद 1915 तक आते आते अमेरिका भी गए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन से स्वदेशी मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। साथों के साथ 1928 तक एंटी सैमन मूवमेंट में भी इन्होंने लीड किया और इनसे ही मोटिवेशन लेके भगत सिंह आए। और जब इनकी हत्या की गई सॉन्डर्स के द्वारा और स्कॉट के द्वारा, तो भगत सिंह ने फिर बदला लिया सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट का तीसरा फेज था गांधी जी। खैर गांधी जी के ऊपर तो ज्यादा जाएंगे नहीं, पर एक फोटो दिया हुआ है जिसका नाम है नताल इंडियन कांग्रेस, है ना, समझे।
नताल इंडियन कांग्रेस गांधी जी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, याद रखना सर, ठीक है। सो इट वाज एस्टैब्लिश बाय महात्मा गांधी, एम के गांधी, जब वो गांधी जी अफ्रीका गए होते हैं सर, ओके। तो व्हेन ही हैड गॉन टू अफ्रीका टू रेज द वॉइस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, नाताल करके स्टेट में रुके थे। सो द नेम ऑफ द स्टेट इज नाताल। तो वहां पे इन्होंने ये स्थापना की थी। बाकी इंडियन ओपिनियन जैसे न्यूज़पेपर्स भी गांधी पब्लिश किया करते थे सर, ठीक है। भारत की आजादी के आंदोलन के अंदर दो तीन नाम बड़े सक्रिय है सर, उसमें से एक है आपके CR दास, चित्तरंजन दास, ये इन्हीं को ही देश बंधु के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल लीडर या गुरु हुआ करते थे सर, ओके। और इनके द्वारा ही वी कैन से कि खास करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंगाल में बहुत चला, और स्वराज पार्टी के लीडर के रूप में भी ये निकल के आए थे। स्वराज पार्टी 1922 के अंदर आफ्टर वी कैन से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप हुआ, उसके बाद इन्होंने लीड किया था और ही वॉज अ वेरी एक्टिव पर्सन। इन्होंने औरोबिंदो को बचाया था जब 1909 के अंदर औरोबिंदो के ऊपर केस हुआ, व्हेन औरोबिंदो के सामने केस चलाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंडर दी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये औरोबिंदो की वकालत करने पहुंचेंगे और कहेंगे कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है सर। 1928 में साइमन गो बैक के सामने एंटी साइमन नारा लगा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा यह नारा दिया गया था, याद रखना, किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली सर, ठीक है ना, समझे। यूसुफ मेहर अली सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे, इनफैक्ट इन्होंने ही क्विट इंडिया का भी नारा दिया था सर, है ना। तो साइमन गो बैक, क्विट इंडिया, इस प्रकार के नारे किसने दिए थे? यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। ये साइमन कमीशन की प्रोटेस्ट क्यों हुई थी? क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, ऑल वाइट कमीशन भारत के संविधान के कैसे बना सकता है। इसी के रिएक्शन में हमने नेहरू कमेटी की स्थापना की और नेहरू रिपोर्ट को एस्टेब्लिश किया था। ये 1928 के अंदर आया था सर, है ना। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1928 सर, ओके। इसके सिवा भगत सिंह, इनका तो नाम आप भूल ही नहीं सकते हो। HSRA की निर्माण करना, कृति किसान पार्टी, पंजाब नौजवान भारत सभा, द लॉस्ट लीडर करके पैम्पलेट को पब्लिश करना, साथों के साथों बहुत सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, और खास करके सॉन्डर्स को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू खत्म करना, या पब्लिक असेंबली के अंदर जो हमारी असेंबली के ऊपर गोला मारना, बम मारना सर, ठीक है। उन सब के आरोपों के कारण फाइनली इनको 23 मार्च 1931 के अंदर उनको हैंग किया गया। भगत सिंह ने कहा था कि मैंने ये बॉम्ब क्यों मारा है, क्योंकि मैं बहरों को सुनाना चाहता है, आई वॉन्ट टू मेक द डेफ हियर्स, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भगत सिंह के साथ मिलेगी। हमेशा याद रखना कि ये सोशलिज्म सेंट्रिक बात करेंगे। वाई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये उन्होंने लास्ट के अंदर एक आर्टिकल लिखा था सर, है ना, समझे। इनकी पैरवी आखिर में लंदन तक करने गए थे, बट खैर गांधी इरविन पैक्ट के अंदर भी इनको बचा नहीं पाए सर, ओके। दूसरे थे सुभाष बाबू, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर तो नहीं थे, बट इन्होंने रिवाइव किया था। सुभाष बाबू कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, इंक्लूडिंग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स के साथ भी वो जुड़े हुए थे, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1920 में इन्होंने ICS की एग्जाम से रिजाइन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे। और CR दास, जिनके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी 2 मिनट पहले बात की, उनके साथ उन्होंने ही ट्रेनिंग ली थी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। ये सुभाष बाबू ही थे जो 1930 के दौर में भारत से बाहर जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, और वंस अगेन वो एक बुक लिखे थे, इंडियन स्ट्रगल वाज अ बुक वेयर ही टॉक अबाउट हाउ द इंडिया हैज टू गेट द फ्रीडम सर, है ना। इन्होंने कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता की, 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी में। खैर त्रिपुरी सेशन में इनके गांधी जी के साथ मतभेद हुए, क्योंकि इन्होंने ही गांधी जी के एक वॉलेंटियर थे या गांधी जी के शागिर्द हुआ करते थे, पट्टभी सीतारामैया, उनको चुनाव में हरा दिया। सो आफ्टर ही डिफीटेड पट्टभी सीतारामैया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में इनके सामने विद्रोह हुआ, इन्होंने रिजाइन किया, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। खैर सुभाष बाबू ने कहा कि अगर आप मुझे जेल में डाल रहे हो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और फिर वहाँ से यूरोप गए। यूरोप में जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन की स्थापना की, हिंदुस्तान रेडियो के साथ भी उन्होंने कनेक्ट किया, और साथों साथ वहाँ से सिंगापुर जाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया। INA के प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल ऑफ INA। एंड वी कैन से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा कि ये बर्मा तक आ चुके थे। पर खैर कोहिमा की लड़ाई बड़ी खतरनाक लड़ाई है। इम्फाल की लड़ाई, 2 लड़ाई हुई थी, एक मणिपुर में हुई, एक नागालैंड में हुई, और INA को उसके बाद रिट्रीट करना पड़ा। सुभाष बाबू के लिए कहा जाता है कि एक प्लेन क्रैश में दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना थी जहां उनकी मृत्यु हो गई। खैर वो मृत्यु था कि नहीं था, वो तो चर्चा का विषय रहेगा ही हमेशा सर, ओके। इसके सिवाय आपको क्रांतिकारियों के नाम पता होने चाहिए। एक है वीर लखन नायक सर, ओके ना, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये वीर लखन नायक की कहानी क्या है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके।
तो वी विल फाइंड कि वीर लखन नायक वाज अ लेजेंडरी ट्राइबल लीडर सर, ओके। और उनको भी वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये क्यों दिया था? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने उड़ीसा में वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के ट्रांजिशन के अंदर, एंड बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन, तो वीर लखन नायक को फिर ब्रिटिश ने पकड़ा और उसके बाद वी कैन से कि लटका दिया सर, है ना। तो इनका नाम पूछेगा आपको, ये पूछा जा सकता है कि हु वाज वीर लखन नायक, इन्होंने कौन से मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, कि कहानी क्या है। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में वुमेन का रोल प्ले आपको पता होना चाहिए। वुमेन के रोल में एक नाम है अंबाबाई का सर, है ना, समझे। अंबाबाई बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करते थे, ये विधवा हुआ करती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने गांधीजियन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट गांधीजियन मूवमेंट में वुमेन के रोल प्ले के अंदर इनका नाम जरूर से याद रखना, इनका नाम है सरोजिनी नायडू सर, ओके। ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है 1925 में। शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बिकॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में तो एनी बेसेंट ऑलरेडी बन चुके थे सर, ओके। तो शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बट यस एनी बेसेंट वॉज मेड। शी बिकेम द प्रेसिडेंट 1925 कानपुर सेशन में सर, है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट गांधी जी जब दांडी में ट्रैवल कर रहे होते तो दांडी सत्याग्रह को किसी ने लीड किया था, तो इनके द्वारा ही मिलता है। इंटरेस्टिंग कहानी सरोजिनी नायडू की ये है कि इन्होंने एक स्पीच दी थी जहां इन्होंने कहा था कि इट कॉस्ट अस अ फॉर्च्यून टू मेक गांधी पुअर सर, ओके। कि गांधी जी को गरीब रखने में हमें काफी सारा खर्चा हो जाता है, क्योंकि गांधी आपने देखा होगा किस तरह से चलते हैं। अब ये क्यों दिया गया था, किस कंटेक्स्ट में दिया गया था, कभी बाद में बात करेंगे। इसके सिवाय इंडियन नेशनल मूवमेंट के बहुत ही प्रखर नेता वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, गुजरात सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ 1931 में कराची कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने, और रजवाड़ों के विलय में इनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते सर, ठीक है ना, समझे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, इंक्लूडिंग बारडोली सत्याग्रह में ही इनको सरदार का टाइटल दिया जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो बारडोली है, खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग 2 छोटे सत्याग्रह आपको नागपुर और बोरसद सत्याग्रह में भी इनका योगदान आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय लास्ट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो है वो है सी राजगोपालचारी। अब आप मुझे पूछोगे कि राजगोपालचारी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको पता होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1940s के दौर में बहुत ही संबंध अच्छे नहीं रहे थे और बातें नहीं हो पा रही थी। तो राजगोपालचारी गांधी जी को एक पैम्पलेट दिखाते हैं जिसका नाम है द वे आउट सर, है ना। द वे आउट का मतलब यह है कि उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक प्रकार की टैक्टिकल एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा था, और कहा था कि अगर मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए तो हम एक रेफरेंडम या प्लेबिसाइट के थ्रू करवा सकते हैं विथ अ जॉइंट सेंटर, कि पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल बंटवारा रहेगा, पर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस जो है वो भारत के अंदर यूनियन के रहेगी, बाकी पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग होगा। इस तरह से सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी। खैर इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन अ ह्यूज वे, पर ये गांधी के साथ चर्चा के अंदर बहुत दुखे हुए थे सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये वे आउट के अंदर इन्होंने कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो डेडलॉक था उसको ये दर्शाया था बिफोर गांधी जी ना टॉक्स, ओके ना, समझे। तो ये आपको पूछा जा सकता है वे आउट किसने पब्लिश किया था, किस कंटेक्स्ट में किया था, ये भी एक आपके लिए सवाल बन सकता है। तो ये स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी थी दोस्तों, है ना, समझे कि नहीं समझे। और स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी के अंदर इस तरह के सवाल आपको पूछे गए हैं, और भी इसके अंदर से मैं बना सकता हूँ, बट रिवीजन करना था तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इतना ही समझा रहा हूँ सर, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो आज 13 आज 13 मई है सर, आखिर का दिन है, आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो यू हैव बीन ऑफर्ड 50% डिस्काउंट बाय द अनअकैडमी। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप आइए हमारे साथ एंड अपने सिविल सर्विसेज के सपने को साकार कीजिए सर, है ना। सो फुलफिल योर ड्रीम ऑफ सिविल सर्विसेज, यू कैन यूज द कोड PN Live फॉर 50% डिस्काउंट। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। I'll see you in the next session. Till then, keep studying. Thank you very much. God bless you. All the best. Jai Hind.